कि कुछ महीने पहले ही सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना होता है कि जो देश का एविएशन सेक्टर है उसमें ग्रोथ की बहुत ही अधिक संभावना है, जिसमें इंडिया को एविएशन सेक्टर के उत्पादों के विनिर्माण पर ध्यान देना होगा। और इसी चीज में एविएशन सेक्टर की कंसल्टिंग कंपनी CAPA द्वारा आयोजित सम्मेलन में उनका कहना होता है कि पिछले 6 ईयर्स में पैसेंजर्स की संख्या दोगुनी हो गई है, मतलब कि 60 मिलियन से बढ़कर 120 मिलियन हो गई है। अब लेकिन पॉइंट यहीं पे है, वो ये कि एक तरफ जहां पैसेंजर्स की संख्या बढ़ रही है तो वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसा देखा जा रहा है कि उन पैसेंजर्स की उड़ान भरने वाली एयरलाइंस कहीं न कहीं बंद हो रही है। कहने का मतलब ये है कि इंडियन एविएशन सेक्टर में इतनी सारी एयरलाइंस देखी गई हैं, जिनमें से कुछ या तो कारोबार से बाहर हो गई हैं या भारी घाटे के बाद खरीद ली गई हैं या उनके पार्ट्स में दिक्कत है। अब इंडिया में इन एयरलाइंस की परेशानी कोई आज से नहीं है, बल्कि 1990 के डिकेड से ईस्ट वेस्ट और दमानिया एयरलाइंस से लेकर पिछले डिकेड में MDLR, पैरामाउंट, किंगफिशर, एयर कोस्टा और जेट एयरवेज और गो फर्स्ट और भी कई ऐसे नाम हैं जो इस सूची में शामिल होते हैं। अब लेकिन बात यहाँ पे ये कि अगर कोई भी चीज किसी के उपयोग के लिए बनती है तो ऐसा नहीं कि वह खराब ना हो या वो सालों साल चलती रहे, कभी कुछ लगा रहता है। आखिरकार वो भी तो इंसानों के द्वारा बनाई गई एक मशीन है। अगर इंसान गलती करता है तो फिर वो तो मशीन है। और ये सिर्फ इंडिया की ही प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि इन सभी चीजों से पूरा वर्ल्ड परेशान है, शायद यही। लेकिन सच्चाई यह भी है कि जिस तरह एविएशन सेक्टर्स में ग्रोथ देखी गई है, उसी के साथ प्लेनों का यूं इस तरह सिमट जाना या उनकी कंपनियों का दिवालिया हो जाना कहीं न कहीं लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे कि कुछ ही महीने पहले गो फर्स्ट ने खुद को बैंक करप्ट करने के लिए NCLT के पास एप्लीकेशन दे दी और मार्केट में 10% की हिस्सेदारी होने के बाद भी आखिरकार गो फर्स्ट फेल हो गई। और साथ ही साथ जो पहले कहा ना हमने कि यही नहीं बल्कि ऐसी कई सारी एयरलाइंस जो फेल हो गई। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों ग्रोथ होने के बावजूद भी ये एयरलाइंस बंद क्यों हो रही हैं या हो जाती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गो फर्स्ट की, जो 2005 में एविएशन सेक्टर में आती है। और कुछ ऐसा भी देखा गया कि पिछले कुछ 3 सालों में इसके प्रमोटरों ने इसमें 3200 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करी। और गो फर्स्ट देश की नो फ्रिल एयरलाइंस थी, मतलब कि जो लोगों को सस्ती हवाई यात्रा करवाती थी। अब कंपनी की ऑफिशियल स्टेटमेंट के हिसाब से इंजन के फेल होने से कंपनी को बंद करना पड़ा। अब थोड़ा यहाँ पे आप सोचोगे तो इंजन फेल होने का कारण मतलब कि विमान का क्रैश हो जाना, यहाँ तो पूरी कंपनी ही बंद हो गई। अब इसी में हम थोड़ा आगे चलें तो जैसे किसी एयरलाइन को बनाने के लिए एयरक्राफ्ट या तो लीज पे लेने होते हैं या खरीदने होते हैं, और उसी एयरक्राफ्ट के इंजन के लिए दूसरी कंपनी के पास जाना पड़ता है, तब जाके एयरलाइन तैयार होती है। तो इसी प्रकार गो फर्स्ट ने एयरक्राफ्ट लीज करे एयरबस से और इंजन को प्रैट एंड विटनी से लिया। अब लेकिन धीरे धीरे प्रैट एंड विटनी के इंजन फेल होने लगते हैं और फिर कई एयरलाइन रुकने लग गई और 2023 तक एयरलाइंस के रुकने का मामला 50% तक चला गया, मतलब कि इनके आधे विमान जमीन पर ही रुकने लग गए, जिसका दोष कंपनी इंजन मैन्युफैक्चरर प्रैट एंड विटनी पर फोड़ती है। अब लेकिन यहाँ पे एक बात और जाननी जरूरी है कि जैसी समस्या गो फर्स्ट को हुई वैसी ही प्रॉब्लम इंडिगो को भी हुई प्रैट एंड विटनी के इंजन से। तो उन्होंने एक काम किया कि उन्होंने अपना इंजन सप्लायर ही चेंज कर दिया और 2019 में CFM इंटरनेशनल के साथ $20 बिलियन की डील साइन करी और साथ ही साथ प्रैट एंड विटनी से कंपनसेशन भी मांगा यूज न होने वाले एयरक्राफ्ट के लिए। लेकिन ऐसा गो फर्स्ट ने नहीं करा। अब इसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि प्रैट एंड विटनी की तरफ से कहा गया कि गो फर्स्ट ने उसका पेंडिंग भुगतान अभी क्लियर नहीं किया है, तो ऐसे में उसे और इंजनों की सप्लाई करना संभव नहीं है, जिसे गो फर्स्ट ने भी माना है। और साथ ही साथ गो फर्स्ट के स्टाफ ने भी अपनी जॉब छोड़ दी, जिसका कारण था सैलरी का न बढ़ना और प्रमोशन न होना, और फिर धीरे धीरे पैसेंजर्स की शिकायतें, फिर और भी फाइनेंशियल समस्याएं। अब बात यहाँ पे सिर्फ गो फर्स्ट की ही नहीं है, बल्कि और भी जैसे कि किंगफिशर,
एक ऐसी फर्स्ट इंडियन एयरलाइन जिसे स्काई ट्रैक्स के द्वारा 5 स्टार रेटिंग दी गई। कहें तो ऑल वर्ल्ड में सिर्फ 7 एयरलाइंस थी जिन्हें यह रेटिंग मिली थी, और किंगफिशर का 26% डोमेस्टिक फ्लाइट्स मार्केट शेयर था, जिसकी शुरुआत 2005 में विजय माल्या के द्वारा हुई, जिस एयरलाइंस को लेकर पैसेंजर्स के दिल में ऐसी दीवानगी कि एक बार जरूर इस एयरलाइन में बैठना है। अब लेकिन एक समय ऐसा आया कि किंगफिशर एयरलाइन बॉम्बे एक्सचेंज को बताती है कि कंपनी घाटे में चल रही है, जिसके पीछे कुछ कारण रहे, जैसे एक्विजिशन ऑफ एयर डेक्कन। कहें तो डेक्कन एयरलाइन एक कम लागत वाली एयरलाइन थी जिसे साल 2007 में विजय माल्या द्वारा 1200 करोड़ रुपए में खरीदा गया। मतलब कहें तो जो उनकी किंगफिशर एयरलाइन थी वह कॉस्टली थी। कॉस्टली कहें तो जो लोग लग्जरी का आनंद लेना चाहते हैं, और डेक्कन एयरलाइंस जो अफोर्डेबल एयरलाइन थी, जो सामान्य लोगों के लिए थी। उसको लेके उनका यह सोचना था कि इससे और सारे पैसेंजर्स किंगफिशर की ओर बढ़ते रहेंगे। मतलब बात ये रही कि हर जगह से पैसा ही पैसा, लेकिन ठीक इसी का उल्टा हो गया और पैसेंजर्स अफोर्डेबल एयरलाइन में ही सफर करने लग गए। और इन सब चीजों के बाद उन्होंने अफोर्डेबल एयरलाइन के ही दाम बढ़ाने शुरू कर दिए, तो यह भी एक हिसाब से सफल नहीं रहा। और डेक्कन एयरलाइंस के एक्विजिशन के बाद किंगफिशर ने इंटरनेशनल मार्केट में पांव भी रखा, लेकिन किंगफिशर का यह इंटरनेशनल एफर्ट सफल नहीं रहा। कहें तो किंगफिशर ने अपनी चमक खो दी, और फिर आगे का आप जानते ही हैं। इसके अलावा भी कई ऐसी एयरलाइन, जैसे 1992 में संचालित जेट एयरवेज, जिसमें एयरलाइन ने 2 विमान बोइंग 737 और बोइंग 300 के साथ ऑपरेशन शुरू किया और इंडियन एयरलाइन से ऊंची उड़ान भरनी शुरू करी। लेकिन फिर वही, उन्होंने भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स शुरू कर दी, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। और उसके पीछे इंडिगो एयरलाइन, जिसने डोमेस्टिक फ्लाइट्स में अपनी पकड़ मजबूत कर ली, और इंडिगो ने डोमेस्टिक मार्केट में जेट एयरवेज का मार्केट शेयर तोड़ दिया। और फिर धीरे धीरे फाइनेंशियल ट्रबल्स और भी कई कारणों के कारण 2019 में जेट एयरवेज ने अपना सारा परिचालन बंद कर दिया और खुद को बैंक करप्ट कर दिया। तो कुछ रीजंस तो यह रहे किसी एयरलाइंस के बंद होने के। इसी के साथ और भी कई चीजें हैं जिनसे किसी भी एयरलाइन को खतरनाक वाला इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे फ्यूल की भूमिका, क्योंकि फ्यूल एविएशन में ऑपरेटिंग कॉस्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा एयर टरबाइन ईंधन है। मतलब कि विमानों के ऑपरेटिंग के लिए इसकी जरूरत पड़ती है, जिसका प्रयोग जेट व टर्बोप्रॉप इंजन वाले विमानों को पावर देने के लिए होता है। इसमें यूजुअली हाफ कॉस्ट शामिल होती है, लेकिन कई कारणों से कुछ ईयर्स में एटीएफ की कीमत में लगभग 60% से 70% की फिनोमिनल ग्रोथ हुई है। और इंटरनेशनल ऑयल प्राइजेज एक एयरलाइन के लिए बेहद भारी पड़ते हैं, और एटीएफ में उतार चढ़ाव का मतलब है व्यापार में हमेशा बनी रहने वाली अस्थिरता। और इन्हीं चीजों को देखते हुए जेट एयरवेज में काम कर चुके कीर्ति सगठिया बताते हैं कि एटीएफ की कीमतों में बेतहाशा उछाल एयरलाइन बिजनेस को बर्बाद कर सकता है। और ऐसे में जब किसी एयरलाइन का बैलेंस इंक्रीज होता है तो ऑयल कंपनीज एयरलाइंस को कैश एंड कैरी के बेस पर रखती हैं, जिस कारण सिचुएशन और खराब हो जाती है। कैश एंड कैरी कहें तो एक ऐसा स्टोर जहां व्यवसायी और अन्य ग्राहक कम कीमत पर सामान के लिए नगद भुगतान करते हैं और डिलीवर होने के बजाय खुद अपने साथ ले जा सकते हैं। और एक बात और कि इंडिया में एटीएफ पर अलग अलग स्टेट्स पर अलग अलग और बेहद ज्यादा वेट लगता है, तभी एयरलाइंस कंपनियों की मांग है कि एटीएफ को जीएसटी के तहत लाया जाए। और इसी के साथ डॉलर में उतार चढ़ाव भी इसका एक कारण है, क्योंकि कुछ भी चीज जैसे जेट फ्यूल, लीज पेमेंट्स, मेंटेनेंस, ओवरऑल कॉस्ट और परचेज ऑफ एयरक्राफ्ट, आमतौर पर ये सभी सौदे डॉलर में होते हैं। और जब रुपीज में डॉलर के मुकाबले गिरावट आती है तो संचालन की डेली कॉस्ट कम हो जाती है, जिस कारण प्रॉफिट और कैश का इम्बैलेंस बढ़ता है। अब लेकिन इन चीजों के बावजूद भी नई नई एयरलाइंस आती रहती हैं, क्योंकि ये सभी मार्केट का आकर्षण है। और साल 2016 में इंडिया तीसरे सबसे बड़े डोमेस्टिक एविएशन मार्केट के रूप में जापान से आगे निकल गया था। और सिडनी में स्थित CAPA सेंटर फॉर एविएशन के अनुसार
इंडिया को अगले 20 ईयर्स में 1.3 बिलियन से अधिक यात्रियों का सामना करना पड़ सकता है। और उसके आगे भी चलें तो यह अनुमान है कि 40 वर्षों के भीतर इंडियन मार्केट बढ़ेगा लॉस वेगास के आकार से लेकर अमेरिका के आकार तक। मतलब बात यह है कि पूरा आसमान खुला है, बोलें तो स्कोप बहुत है। लेकिन जिस हिसाब से स्कोप है, अगर पीछे के कारणों की तरह ऐसे ही आने वाले टाइम में दिक्कतें आने लगे तो फिर बहुत बड़ा सोचनीय विषय है। क्योंकि फिर जो लोगों का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, अगर उनके सामने दिक्कतें आई तो वो ये कि वह निकले घर से और एयरपोर्ट आके उन्हें पता चल रहा है कि फ्लाइट तो रद्द हो गई, तो उनके इम्पोर्टेंट काम छूटेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो फिर पैसेंजर्स की कमी देखने को मिल सकती है। मतलब कुल मिला के एयरलाइंस को भारी नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। तो ये रही कुछ बातें कि आखिरकार इंडिया में एयरलाइंस के थमने के क्या कारण हैं। इंडिया ही नहीं बल्कि पूरा संसार। तो कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक धन्यवाद।